नमस्ते, मैं उत्कर्ष आलोक। सर डीकेज इंडियन आइकन मंच एक प्रतिभा अनेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, जो रांची के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर अत्रि, वेरी वेरी थैंक्स आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए। लोग बहुत उत्साहित होंगे आपको जानने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। तो एक बार आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका हमारे चैनल पे। तो कुछ सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद और मेरा सप्रेम नमस्कार। धन्यवाद उत्कर्ष जी, धन्यवाद सर डीके, जो आपके इस वैभवशाली मंच पर मुझे एक मौका दिया कि हम कुछ बातचीत भी कर सके और कुछ सोशल मैसेज भी सबके लिए दे सकते। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? जैसे आप अपने काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई पैशन जो आपको अच्छा लगता हो? मेरी धर्म पत्नी डॉक्टर श्रावणी, वो एक राइटर है बाय प्रोफेशन। वो बच्चों के लिए बुक्स लिखती है, स्टोरी बुक्स लिखती है बच्चों के लिए। तो कभी कभी मैं भी जब बच्चा था, मुझे कहानियों की किताब पढ़ने की शौक होती थी। और बहुत समय ऐसा हुआ है कि मैंने कोर्स का पढ़ाई कितना जल्दी खत्म कर सको ताकि बाकी समय कहानियों का किताब पढ़ सको। तो बहुत समय मैं भी अपने मिसेस को ऐसे प्लॉट्स देता हूँ उनके किताब के लिए, क्योंकि मेरे पास लिखने का समय नहीं है। तो मैं शॉर्ट में उनको प्लॉट बता देता हूँ, जिसको वो बहुत सुंदर कहानियों में तब्दील करती हैं। एक और चीज़ है, क्योंकि मुझे ये पढ़ने का शौक बचपन से था, तो डॉक्टरी में केवल मेडिकल किताब पढ़ के आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको अलग अलग फील्ड के बारे में भी नॉलेज रखना पड़ेगा। तो मैंने शायद इतने कहानियों की किताब पढ़ी थी अपने कॉलेज टाइम तक, एमबीबीएस टाइम तक, कि वहां मुझे मदद मिल जाता है कि एक बीमार मरीज को बेहतर नजरिया से समझने में, उनको बेहतर मदद करने में मुझे मदद मिल जाता है। ये एक मैं करता हूं। उसके अलावा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण मेरा एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। लंग्स के डॉक्टर होने के नाते हमें बहुत समय से मरीज देखना पड़ता है, और एयर पोल्यूशन इज अ प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन। अगर हम सिविलाइज्ड है तो कहीं ना कहीं उसका बाई प्रोडक्ट एयर पोल्यूशन है। तो मैं इसमें, और हमारा राज्य जो झारखंड है, इतने खदान, इतने कारखाने हैं इसमें, तो इस पर भी मैं अवेयरनेस फैलाता हूं। एक दो नेशनल लेवल के एनजीओ है, CEED सीड एंड ASAR असर, इनके साथ मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोग एक बेहतर जिंदगी जी सके। ये कुछ काम मैं डॉक्टरी के अलावा भी करना पसंद करता हूं। हमारा देश भारत क्रिकेट का प्रेमी है, क्रिकेट का दीवाना है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले पैरालंपिक्स और उसके कुछ दिन पहले ओलंपिक्स पे ध्यान दे, कितने खेल में हमारे भारतीयों ने इतना अच्छा खेला कि दुनिया के लोगों के छक्के छुड़ा दिए। तो मैं ऐसे स्पोर्ट्स का भी अप्रिशिएट करता हूं। और मेरा अपना सपना भी है कि अगर ऊपर वाले मेरे अर्निंग पर थोड़ा खुशकिस्मत रहे, तो मैं झारखंड के स्ट्रगलिंग एथलीट्स, नॉन क्रिकेट को भी मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं, जब तक वो नेशनल लेवल तक ना पहुंच पाते हैं। ये भी मेरा एक एम्बिशन है। ये बहुत बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा सर, आप दिन भर हॉस्पिटल, क्लिनिक, पेशेंट्स, मरीज, तो आप थोड़ा जो समय आपको खाली समय मिलता है, कैसे अपने आप को कोप करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अगले दिन के लिए तैयार करते हैं कि भाई मैं अगले दिन फिर से जाऊँ, काम करूँ, फ्रेश होके जाऊँ? तो क्या मंत्र है आपका और क्या क्या टेक्निक है कुछ आपके पास? तो लोगों को थोड़ा जानने में उत्साह होगा। सीक्रेट है, ध्यान से सुनिए, फिर कभी नहीं बताऊंगा। एक सक्सेसफुल पर्सन, जरूरी नहीं कि वो चिकित्सक हो, किसी भी फील्ड में काम की कभी कमी नहीं होती है, काम कभी खत्म नहीं होता है, अर्निंग्स की कोई कमी नहीं होती है, ग्रोथ की कोई कमी नहीं होती है। तो हमेशा अपना एम्बिशन को सीमित रखिए, अपना सेटिस्फैक्शन इंडेक्स को
सीमित रखिए। अगर आप अपने चाहत को एक पॉइंट पर रोकना सीखें, अगर आप अपने अर्निंग कैपेसिटी को एक पॉइंट पे रोकना सीखें, तो आपसे खुश कोई नहीं हो सकता है। और अगर आप अपने चाहत या एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएं, तो आप अपने आसपास देखकर दुखी होंगे। तो ये मैंने बहुत पहले सीखा था कि अर्निंग्स की कभी कमी नहीं होगी। तो मैं सीधा हिसाब रखता हूं कि एक साधारण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए मेरा परिवार को कितना बजट चाहिए, उसके ऊपर कुछ मौज मस्ती के लिए कितना बजट चाहिए, उसके ऊपर बुढ़ापा में रिटायर करने के लिए कितना बजट चाहिए। उस अमाउंट से ज्यादा अगर मैं कमा रहा हूं तो वो मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेरे हेल्थ पर, मेरे टेंशन पर प्रेशर डालता है। बहुत लोग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हैं। वो टारगेट पूरे करने के लिए आपको बहुत भयंकर भयंकर इक्वेशन दिखाएंगे कि आपको इतना कमाना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं है। आप अपना बजट खुद तय कीजिए, उससे ज्यादा मत कमाइए, आप खुश रहिएगा। दूसरा चीज, मैं जो चिकित्सक हूं, मुझे पसंद है, मुझे डॉक्टरी करना, मरीज देखना मुझे सही में पसंद है। बहुत समय हमारे देश में देखते हैं कि लोग किसी प्रेशर से या किसी मजबूरी से ऐसा प्रोफेशन को चुनते हैं जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। लेकिन क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, तो मैं इस काम में कभी कभी पूरा दिन भी बीत जाता है, लेकिन मुझे मानसिक थकान महसूस नहीं होती है। तीसरी बात, आप कभी भी अकेले सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए आपको हमेशा एक टीम चाहिए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे धर्मपत्नी मेरे हर कदम, मेरे हर सैडनेस, मेरे हर स्ट्रगल में मेरे साथ रही हैं। मेरे सक्सेस में भी मेरे साथ है। और मेरे धर्मपत्नी जो है वो भगवान श्री कृष्णा के भक्त है। एक भजन उनको बहुत प्यारा है। जिस समय कोविड में हाहाकार मचा था, रोज किसी निजी के मृत्यु की खबर आ रही थी, मेरे अपने पिताजी लड़ रहे थे और मेरे पास कोई समय नहीं था सोने का, बाथरूम जाने का, खाने का। उस समय ये भजन मेरे मिसेस ने मुझे सिखाया था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। और ये भजन मैं जब कभी मुसीबत में रहता हूं या थका हुआ रहता हूं, मैं अपने मन में ये भजन गुनगुना लेता हूं और मुझे बहुत शक्ति मिलती है। मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरा ही भजन अपनाएं, लेकिन आपके सोर्स ऑफ फेथ में, आपके कम्युनिटी ऑफ रिलीजियन में भी जरूर ऐसा कोई धर्म गीत, श्लोक, भजन होगा। इसको आप अपना मंत्र जरूर बनाएं। बहुत ही हरफन भोला इंटरव्यू चल रहा है। कला से लेके, विज्ञान से लेके, इवन वाणिज्य तक की बातें हम कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास और कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे व्यूअर, सब्सक्राइबर भी जानना चाहेंगे। क्योंकि अभी कोविड का समय ही चला आ रहा है सर, कई मरीज जो है, रांची की अभी हालात थोड़ी सही है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही पूरी तरह से सुधर जाए। तो कई मरीज रहे हैं जिनको माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ है। माइल्ड वाले अभी अच्छा अपने आप को देख रेख कर रहे हैं, लेकिन कई मरीज ऐसे रहे हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनका इन्फेक्शन लेवल थोड़ा ज़्यादा था और उनको कुछ जो शिकायतें बाद में आनी शुरू हुई, जिसको हम लोग पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं। तो वैसे लोगों को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और किस किस कंडीशंस में डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है और क्या उसमें उन लोगों को कदम उठानी चाहिए? मैं कोशिश करूंगा ये सवाल का जितना हो सके सीधे भाषा में, नॉन मेडिकल भाषा में जवाब देने का, ताकि सब समझ सके। पोस्ट कोविड इज यूनिवर्सल, यानी जितने लोग कोविड से उभर रहे सबको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जितने रिसर्च अभी तक हुए हैं उसमें ये पता चला है कि कोविड प्रकृति में नहीं थी। इसको अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी लैब में बनाया गया था। अभी इंटेंशनली था कि एक्सीडेंटली था, कोई नहीं जानता है। तो कोई भी आर्टिफिशियल वायरस के द्वारा इन्फेक्शन के बाद शरीर में
कई तरह की भयानक रिएक्शन हो सकती है जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स पे बदल जाती है। सबसे कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम जो मैंने देखा है वो है एलर्जी। लोगों को भयानक भयानक एलर्जी हो रही है, छींक आना, माथा दर्द, सांस फूलना, खांसी, गले में खसखस, छाती में कुछ फंसना, स्किन एलर्जी, तो ये हो रही है। तो अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम हो कोविड के बाद तो कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन से आपको फायदा मिल सकता है, नहीं फायदा मिले तो विशेषज्ञ से परामर्श लें। दूसरा प्रॉब्लम जो देखा जा रहा है, क्योंकि ये वायरस इतनी नई है, हमारे शरीर में ये भयानक विटामिन एंड मिनरल का डिसबैलेंस कराती है। तो इतना ज्यादा अगर विटामिन एंड मिनरल का डिसबैलेंस हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि जो विटामिन बहुत तेजी से कम हो जाए तो उसके कमी से भी शरीर में प्रॉब्लम आती है, जिसमें एक का नाम है विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों की मजबूती में मदद आती है। तो इसकी कमी से लोगों को कई तरह के दर्द हो सकती है, छाती में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैर में दर्द वगैरह। दूसरा विटामिन B12, विटामिन B12 का सीधा रिलेशन नस से है। तो विटामिन B12 की कमी से लोगों को नस में कमजोरी, पैर लड़खड़ाना, जुबान लड़खड़ाना, पैर में तलवे में जलन, झिनझिनी, ये सब हो सकती हैं। उसके अलावा एकाधिक विटामिन एंड मिनरल की कमी से शरीर में भयानक कमजोरी आ सकती है, जिसमें मैग्नीशियम सॉल्ट देने का से फायदा हो सकता है। तो ये कुछ कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स सब लोगों में हो रही है। इसके अलावा जितने भयानक कोविड से लोग निकलते हैं, इन लोगों को कोविड से ठीक होने के बाद भी फेफड़े में कमजोरी, ऑक्सीजन की जरूरत या लंग फाइब्रोसिस हो सकती है। फेफड़े में कमजोरी के कारण मौसम बदलने से कई तरह के भयानक निमोनिया हो सकते हैं। खून के केमिस्ट्री में बदलाव होने के कारण खून जम के हार्ट अटैक या ब्रेन में खून जम के स्ट्रोक या लकवा भी हो सकती है। तो अगर आप कोविड से निकले हैं, पहला 1 महीना भारी भरकम काम ना करें, दूर सैर करने ना जाए, काम पे धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से लौटे। और अगर आप सीरियस कोविड से निकले हैं, अगर आपको ऑक्सीजन चला हो, आईसीयू में रहे हो, कोई भारी भरकम दवाओं की जरूरत पड़े हो, तो पोस्ट कोविड में भी अपने चिकित्सक के निरंतर सलाह में रहे जब तक वो आपको लिखित में ना दे कि अब खतरा टल गया हो। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने जवाब दिया डॉक्टर साहब। एक चीज ये प्रश्न अभी मेरे दिमाग में आया है, ये जो कोविड का समय चला उसमें हमने देखा कि पहले जो लोग केमिस्ट के पास जाके 2 पैरासीटामोल और 1 एंटीबायोटिक ले लिया करते थे और हर बुखार को पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक से, तो कितना जागरूकता लोगों में आया है अब कि हर बुखार पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो सकती या हर बुखार घर से इलाज नहीं किया जाता। तो आपको क्या लगा देख के इस दौरान कि लोगों में जागरूकता आई है, मेडिकल की तरफ इंक्लिनेशन हुआ है उनका या नहीं? क्योंकि ये आपका चैनल कला संकाय से इतने गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो मैं एक छोटा सा शायरी करने का कोशिश करूंगा। जिस तरह हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, जिस तरह हर फूलता हुआ सांस दमा या अस्थमा नहीं होता, उसी तरह हर बुखार पैरासीटामोल से नहीं मरता। तो कोविड एक खतरनाक बीमारी है। अगर आप आराम से ठीक हुए हैं तो आप भाग्यशाली हैं। ऐसे मौसम में बुखार को अनदेखा ना करें, लेकिन हाँ, क्योंकि कोविड ने इतना हाहाकार मचाया है तो काफी लोग जो इसको सामने से देखे हैं वो बहुत हद तक सतर्क सावधान हो गए हैं और ये दुकान जाकर कटा हुआ दवा लेने की प्रैक्टिस काफी हद तक कम हुई है। एक तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोविड के क्रूरता ने हमारे जनसाधारण में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में बढ़ावा दिया है। जी। और अंतिम सवाल आपसे मैं एक कोविड के का ही करना चाहता हूँ। जैसे कई लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, कई लोग चिकित्सा परामर्श के बाद वैक्सीन नहीं लिए हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई लैक्टेटिंग मदर है, न्यूबॉर्न, तो उन सब लोगों को कब वैक्सीन लेना चाहिए, कब
करेक्ट समय होगा जो ऐसी महिलाएं हैं या फिर कोई ऐसे मरीज हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगेगा, तो कैसे डिसाइड करें कि हमें अब वैक्सीन ले लेनी चाहिए? हम एक ऐतिहासिक दौर में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ इतिहास हो रहा है। उस इतिहास का एक पहलू है कि रोज 1 करोड़ लोगों को टीका लगना। वैक्सीन संबंधी जितने दिशा निर्देश हैं ये सरकार की तरफ से आती हैं। सरकार जब कुछ लिखित में देती है तो वो एविडेंस के बलबूते पे है, वो बाइंडिंग होता है। तो जब सरकार ने लिखित में दिया है कि गर्भवती माताएं भी ले सकती हैं एंड जो स्तनपान कराती महिलाएं भी ले सकती हैं, तो इसको मानना है। खुद लीजिए वैक्सीन, अपने सर्कल में लोगों को प्रोत्साहन की दीजिए वैक्सीन लेने का। इतनी भयंकर बीमारी को हम लोग तभी हरा सकते हैं जब हमारे कम्युनिटी में समस्त लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे। खराब बीमारी है, हाहाकार मचा रही है, कोई सटीक दवा नहीं है। जो ठीक हो रहे हैं चिकित्सक के मेहनत से कम और अपने किस्मत से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। प्लीज वैक्सीन लीजिए। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट। 16 तारीख को इंडिया में वैक्सीनेशन खुली थी। 19 तारीख को मेरा वैक्सीन लगा था, चौथे दिन में। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि पहले 1 महीना देख ले फिर लेंगे। मैं लपक के गया और उसका भी आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक में एक छोटा सा वीडियो डाला था मेरे वैक्सीन लेने के बाद मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं आपको भी बोलूँगा, आज के डेट में अगर आप एक नेकी का काम करना चाहते हैं तो किसी दूसरे को वैक्सीन लेने की सलाह दीजिए। जी, बहुत बहुत अच्छी सलाह। और काफ़ी हम लोगों को जागरूकता मिली आपसे बात करके। बहुत सारे सवालों का जवाब हुआ। बहुत एक हर्षोल्लास वाले माहौल में हमने ये इंटरव्यू किया। इंटरव्यू कम, ये बातचीत ज़्यादा रही, बहुत ही मज़ा आया। तो हम पूरे टीम की तरफ से और पूरे सब्सक्राइबर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आपने समय निकाला इस समय और हमारे लोगों को थोड़ा समय दिया, अपने बारे में बताया। तो मैं आग्रह करूँगा DK सर से, वो आपको एक छोटा सा गिफ्ट दें हमारे लिए समय निकालने के लिए, लोगों के लिए समय निकालने के लिए। मैं आग्रह करूँगा इंडियन आइकन के निदेशक सर DK से कि डॉक्टर साहब को एक छोटा सा गिफ्ट अपने हाथों से दें। धन्यवाद उत्कर्ष जी मौका देने के लिए। मैं आग्रह करता हूँ इंडियन आइकन चैनल के निदेशक DK सर से अपने हाथों से डॉक्टर साहब को एक छोटा सा गिफ्ट सर आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए धन्यवाद DK सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही बोलूँगा कि आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये और मजबूती की ओर बढ़े और लोग इसके बारे में जानें। और आप तो सब्सक्राइब किए ही हैं, आप अपने और लोगों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये लोग और बढ़िया काम कर सके। धन्यवाद सर। थैंक यू।